नमस्कार सभी को। आज हम समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 का पाठ 4 भारत में संरचनात्मक परिवर्तन, परंपरा एवं आधुनिकता, औद्योगिकरण और नगरीकरण पढ़ेंगे। अब हम इस पाठ में सबसे पहले इसके अध्ययन बिंदु देखेंगे कि हम किस किस टॉपिक पर, किस किस अध्ययन बिंदु पर इस पाठ में चर्चा करेंगे या इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा अध्ययन बिंदु आता है संरचनात्मक परिवर्तन कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, किस तरीके से संरचनात्मक परिवर्तन होता है और कौन कौन से काल में हुआ है। उसके बाद में अगला पॉइंट है परंपरा एवं आधुनिकता की अवधारणाएं कि परंपरा किसे कहते हैं और आधुनिकता क्या होती है और इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वह है परंपरा एवं आधुनिकता में संबंध। परंपरा और आधुनिकता में क्या संबंध है, वो भी भारतीय संदर्भ में, यानी भारतीय लोग इसको किस संदर्भ में लेते हैं। फिर अगला टॉपिक आएगा हमारा औद्योगिकरण की अवधारणा कि औद्योगिकरण किसे कहते हैं या औद्योगिकरण का कारण क्या है। फिर अगला जो अध्ययन बिंदु है वो है औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव कि औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर अगला पॉइंट आएगा नगरीकरण की विशेषताएं कि नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण का क्या कारण है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर भारत में नगरीकरण के प्रभाव कि जो नगरीकरण हुआ है उसके क्या प्रभाव पड़े हैं भारत में। प्रस्तुत अध्याय में भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन तथा इसमें आधुनिकता, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव की विवेचना की गई है। इस अध्याय के माध्यम से विद्यार्थी संरचनात्मक परिवर्तन औपनिवेशिक काल से वर्तमान तक आधुनिकता क्या है। अब इसमें बताया गया है ये जो अध्याय है, ये जो पाठ है, इस पाठ में भारतीय समाज की संरचना में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसमें आधुनिकता, औद्योगिकरण, नगरीकरण के प्रभाव के किस तरीके से प्रभाव पड़ा है, आधुनिकीकरण क्या है, औद्योगिकीकरण क्या है, इस बात की चर्चा की गई है। अब इसके माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन और औपनिवेशिक काल क्या है, फिर आधुनिकता क्या है, आधुनिकता किसे कहते हैं, परंपरा किसे कहते हैं, परंपरा और आधुनिकता का सातत्य किस प्रकार का है, यानी कि जो इनकी सार्थकता है, सत्यता है, वो किस प्रकार की है। फिर आता है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण ने भारतीय समाज की संरचना को किस प्रभावित किया है। जो औद्योगिकरण है और नगरीकरण है, इसने जो हमारी भारतीय संरचना है उसको किस तरीके से प्रभावित किया है, इस बारे में समझ विकसित करने में समर्थ होंगे। इस अध्याय के माध्यम से औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान तक के काल में भारतीय समाज पर आधुनिकता, औद्योगिकरण, नगरीकरण के प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया कि इस जो औपनिवेशिक काल है उसमें तब से लेकर के और वर्तमान समय तक, आज के समय तक काल में भारतीय समाज पर आधुनिकता, औद्योगिकरण का क्या प्रभाव हुआ है, इसको जानने की कोशिश की गई है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। ये सत्य है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हमारी प्रकृति आगे किस तरीके से बढ़ेगी। ये शाश्वत सत्य है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी चीज़ में हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसी कोई भी वस्तु, संस्था अथवा समाज नहीं है जो एकदम स्थिर हो। यहाँ पर बताया गया है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का शाश्वत सत्य है और कोई भी ना तो ऐसी वस्तु है, ना ऐसी संस्था है, ना समाज है, ना कोई ऐसी इकाई है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हुआ हो, अर्थात वो एकदम स्थिर रही हो। परिवर्तन की गति कम अथवा अधिक हो सकती है। हम कहें कि परिवर्तन नहीं होता, ऐसा नहीं है। परिवर्तन तो होता है, लेकिन परिवर्तन कम या तेज किस गति से होता है ये हो सकता है। परिवर्तन की जो गति है, जो स्पीड है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। परंतु परिवर्तन अवश्य होता है, लेकिन जो परिवर्तन है वो होता अवश्य है। अर्थात प्राकृतिक एवं सामाजिक सभी इकाइयों में बदलाव की निरंतर प्रक्रिया
चलती रहती है। जो प्राकृतिक और सामाजिक इकाइयाँ हैं उनमें लगातार जो बदलाव की प्रक्रिया है, उसको बदलने की जो प्रक्रिया है, परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, वो चलती ही रहती है। विगत 2 शताब्दियों में भारतीय समाज की संरचना में व्यापक बदलाव दृष्टिगत हुए। अब कहा जा रहा है इसमें पिछले 2 शताब्दियों से जो हमारा भारतीय समाज है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है, काफ़ी बदलाव दिखाई दिया है। यद्यपि भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव समय समय पर आई विदेशी जातियों जैसे शक, हूण, कुषाण, मंगोल, अरब आदि के कारण भी हुए हैं। विशेषकर अरब की जाति ने काफ़ी प्रभाव डाला है। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो विदेशों से आई जातियाँ जैसे शक है, हूण है, कुषाण है, ये अरब से आई हैं और विशेषकर अरब जाति ने इस पर काफ़ी प्रभाव डाला है और सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का रहा है। जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का है। वर्तमान भारतीय संरचना को समझने के लिए अब बताया जा रहा है कि हम अगर भारतीय समाज की संरचना को समझना है तो सबसे पहले हमें ब्रिटिश की दास्ता काल के बारे में जानना होगा कि ब्रिटिश का जो गुलामी का काल था, दास्ता का जो काल था, वो किस प्रकार से था। समाज की संस्थाओं, जाति, परिवार, विवाह, पड़ोस तथा नातेदारी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, कानून व्यवस्था, उद्योग, कृषि, तकनीक, शिक्षा, भाषा, व्यवहार, प्रतिमान, पहनावा, खान पान, आवास, व्यवसाय आदि सभी पर पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाज की जो भी संस्थाएं हैं, जातीय, परिवार, विवाह, ये पहनावा, खान पान आदि सब पर जो है पश्चिमी प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं संरचनात्मक परिवर्तन की संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। आपने प्रथम अध्याय में संरचना के अवधारणात्मक पक्ष को समझ लिया था। अब हम संरचनात्मक परिवर्तन को पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने पाठ 1 में संरचना का जो अवधारणात्मक पक्ष है उसको पढ़ा था। अब हम इस पाठ में इसकी संरचना के आत्मक परिवर्तन को पढ़ेंगे कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। पूर्व औपनिवेशिक काल के शासकों ने भारत के आर्थिक सुधार में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। यहाँ पर बताया गया कि ब्रिटिश उपनिवेश का वाद जो था उसमें पूंजीवादी व्यवस्था थी, यानी वो पूरी तरह पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। और पूर्व औपनिवेशिक काल में के जो शासक थे, शासकों ने भारत के आर्थिक आधार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं दी। परंतु अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में वृहद स्तर पर हस्तक्षेप किए हैं। अंग्रेजों ने भूस्वामित्व, फसल चक्र, फसल निर्धारण, उत्पादन प्रणाली, वितरण व्यवस्था सभी को बदला। उन्होंने अपने हितों की अधिकतम पूर्ति हेतु जंगल पर भी नियंत्रण कर लिया। जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम पूर्ति के लिए जो जंगल का भाग था उस जंगल के भाग पर भी अपना नियंत्रण कर लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे जनजातियों एवं चरवाहों के सामने आवास तथा पशुचारण की समस्या उत्पन्न हुई। अब जो औपनिवेशिक काल में लोग थे उन लोगों ने क्या किया, जो जंगल का हिस्सा था उससे पर नियंत्रण कर लिया। इस नियंत्रण के कारण से वहाँ की जो जनजातियाँ रहती थी उन जनजातियों और चरवाहों के सामने आवास तथा पशुचारण की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जंगलों से संबंधित कानूनों ने पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव डाला। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की अधिकतम पूर्ति हेतु भारतीय लोगों की गतिशीलता में वृद्धि की। जो अंग्रेजी लोग थे वो अपनी आर्थिक मदद चाहते थे, आर्थिक जो हित थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। इस कारण से जो लोगों की गतिशीलता थी उसमें वृद्धि की। चाय बागानों के लिए श्रमिक बिहार और झारखंड से बुलाए गए। अब यहाँ पर
अंग्रेज़ों ने ये देखा उनका जो आर्थिक लाभ है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है, उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने अपने ज़्यादा लाभ को कमाने के लिए, अधिकतम आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए भारतीय लोगों की गतिशीलता में वृद्धि की, यानी कि उनके जो काम करने के तरीके थे उनको तीव्र किया और चाय बागानों के लिए जो श्रमिकों की ज़रूरत थी, श्रमिकों की आवश्यकता थी, उन श्रमिकों को बिहार और झारखंड से बुलाया गया। बंगाल एवं मद्रास से पेशेवर लोगों को तथा अन्य सेवाओं हेतु देश के दूसरे भागों से भेजा गया। अब बंगाल और मद्रास में जो पेशेवर लोग थे, कामकाजी लोग थे, तथा अन्य सेवाओं के लिए देश के दूसरे भागों से लोगों को भेजा गया था। एशिया के अन्य भागों, अफ्रीका तथा अमेरिका के उपनिवेशों में भी भारतीय लोगों को भेजा गया। जो अब एशिया के दूसरे जो उपनिवेशिक जगह थी, उन जगहों पर जैसे उपनिवेशिक भाग थे अफ्रीका और अमेरिका, उन उपनिवेशिक भागों में भारतीय लोगों को भेजा गया, जिनमें से कुछ लौटकर वापस नहीं आए। अब क्या है, अंग्रेज लोगों ने अपने आर्थिक लाभ की पूर्ति के लिए भारत से मजदूरों को बुलवाया और एशिया के जो अन्य औपनिवेशिक स्थान थे, उन स्थानों पर जैसे अफ्रीका और एशिया थे, वहाँ पर भारतीय लोगों को भेजा और उनमें से जो भारतीय लोग गए, कुछ लौट करके वापस नहीं आए एवं वर्तमान में वे भारतीय मूल के लोग कहलाते हैं। अब क्या है, वे जो लोग ब्रिटिश गए थे या अफ्रीका या अमेरिका गए थे, उनमें से कुछ लोग तो लौट कर आ गए थे और कुछ लोग वापस लौट करके नहीं आए, और अगर वो उस समय रह रहे हैं तो वे भारतीय मूल के लोग कहलाते हैं। संसार के विभिन्न भागों में भारतीय मूल के कहलाने वाले लोगों के पूर्वज औपनिवेशिक काल में उन देशों तक पहुँचे थे। आम नागरिकों एवं शासकों के बीच संवाद स्थापित हो, जिससे व्यवस्था बनी रहे। इस हेतु अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भारतीयों को शिक्षित करने के प्रयत्न प्रारंभ किए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आम नागरिक थे, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के आम नागरिक, उसी जगह के जो रहने वाले व्यक्ति थे, उनके बीच में और शासकों के बीच में संवाद स्थापित हो सके, यानी कि वो आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की बात को समझ सकें, जिसके कारण से व्यवस्था बनी रहे। इस हेतु अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भारतीयों को शिक्षित करने का प्रयास किया, शिक्षित करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी बात को समझ नहीं पाते थे अंग्रेजों की, और अंग्रेज उनकी बात को समझ नहीं पाते थे। वे आपस में एक दूसरे की बात को समझ पाएँ और कार्य को आसानी से कर पाएँ, इसलिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भारतीयों को शिक्षित करना शुरू कर दिया था। औपनिवेशिक सत्ता के स्थायित्व की दिशा में किया गया ये प्रयास भारतीय दृष्टिवादी चेतना में भी कारगर सिद्ध हुआ था। पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों में मानवाधिकारों की अवधारणा का परिचय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ तथा स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष का सूत्रपात हुआ। अब आता है हमारा सांस्कृतिक संरचना का दूसरा पॉइंट, परंपरा एवं आधुनिकता की परंपरा क्या है और आधुनिकता क्या है। परंपरा एवं आधुनिकता व्यवहार में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाली अवधारणाएं मानी जाती हैं। अगर हम कहें कि परंपरा और आधुनिकता एक है तो नहीं, परंपरा और आधुनिकता जो है वो व्यवहार में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। समाज के विकास में इन्हें दो ध्रुवों की भांति माना जाता है। जो हमारे समाज का विकास हो रहा है, उस विकास के लिए दो ध्रुव का काम करती हैं, दो ध्रुवों के समान इनको माना जाता है। सामान्यतः परंपरागत समाज आधुनिक समाजों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में अनुसरण करते हैं। जो हमारे परंपरागत समाज हैं उनमें आधुनिक समाज का जो भी सामाजिक है या आर्थिक है, सामाजिक यानी समाज से संबंधित, आर्थिक यानी हमारी अर्थव्यवस्था,
सांस्कृतिक यानी संस्कृति, बौद्धिक यानी बौद्धिक विकास बुद्धि के आधार पर, और राजनीतिक यानी राजनीति से संबंधित, और शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित आदि क्षेत्रों में अनुसरण करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है परंपरा। परंपरा क्या होती है? परंपरा का संबंध प्राचीनता से है, हमारे पूर्वजों के द्वारा। अब यहाँ पर कहा जाए कि अगर परंपरा किसे कहते हैं तो हम परंपरा की परिभाषा में इसको लिख सकते हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों, प्रथाओं, विश्वासों, व्यवहारों आदि जो हमें विरासत में मिले हैं, परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज, प्रथा, विश्वास, व्यवहार जो हैं, जो हमें विरासत में मिले हैं, वो परंपरा के अंतर्गत आते हैं। परंपरा में सामान्यतः परिवर्तन के प्रति विरोध पाया जाता है। जो परंपरा है उसमें परिवर्तन के प्रति विरोध पाया जाता है, यानी परंपरा परिवर्तन विरोधी होती है। फिर आता है एडवर्ड सिल्स के अनुसार। एडवर्ड सिल्स ने परंपरा की परिभाषा इस प्रकार दी है। एडवर्ड सिल्स के अनुसार परंपरा समाज द्वारा चेतनापूर्वक जानबूझकर पुराने मानदंडों के प्रति स्वीकारोक्ति है। स्वीकार करने वाला जानता है कि अमुक रीति रिवाज या व्यवहार पहले से चला आ रहा है और समाज द्वारा मान्य है। अब ये कहना है एडवर्ड सिल्स का कि इनके द्वारा जो है परंपरा समाज के द्वारा चेतनापूर्वक जानबूझ करके पुराने मानदंडों के प्रति स्वीकार करने वाली उक्ति है। और ये स्वीकार करने वाला जो इस चीज़ को स्वीकार करता है वो जानता है कि ये जो रीति रिवाज वगैरह हैं, ये व्यवहार पहले से चले आ रहे हैं और इनमें किसी भी प्रकार के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ये समाज के द्वारा मान्य है। योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भारतीय परंपरा की विशेषताओं के बारे में बताया। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में परंपरा की कितनी विशेषताओं का वर्णन किया है, या योगेंद्र सिंह के अनुसार मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन में परंपरा की कितनी विशेषता बताई गई हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर विशेषताओं के बारे में बताया है। इनके अनुसार भारत में परंपरा की 4 विशेषताएं हैं। पहली आती है सामूहिक संपूर्णता, दूसरी संस्तरण, तीसरी परलोकवादी, चौथी निरंतरता। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सामूहिक संपूर्णता क्या है। ये व्यक्ति पर समूह की प्रधानता को स्थापित करता है। जो सामूहिक संपूर्णता है ये व्यक्ति के ऊपर जो समूह की प्रधानता है उसको स्थापित करता है। और संयुक्त परिवार, जाति, गांव एवं नातेदारी व्यवस्था ने व्यक्तिगत पहचान के स्थान पर समूहगत पहचान को जन्म दिया कि इसकी पहचान जो है समूह के द्वारा होगी। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है संस्तरण। इसमें असमानता को संस्थागत रूप दिया गया है। जो असमानता है उसको संस्थागत रूप में दिखाया गया है। जैसे जाति, गुण, लक्ष्य संस्थानात्मक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। इससे संस्था हमारा एक संस्तरण बन करके आता है, हमारी एक संस्तरण व्यवस्था बनती है। जातियों में ऊंच नीच की एक व्यवस्था है। इस प्रकार गुण, सत्व, तम एवं रज व लक्ष्य, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम की क्रम से संस्तरण है, यानी कि एक व्यवस्था पाई जाती है। ऊंच नीच का जो क्रम पाया जाता है उसे हम संस्तरण कहते हैं। अब तीसरी जो विशेषता आती है वो है परलोकवादी। परलोकवादी जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। अब यहाँ पर इससे पहले बताया गया था कि जो आधुनिकता की जो विशेषता बताई थी वो थी कि संस्तरण की संस्तरण में उतार चढ़ाव, ऊंच नीच का भाव पाया जाता है। जैसे जातियाँ भी ऊंची नीची होती हैं, उसमें गुण भी ऊंच नीच के हिसाब से पाए जाते हैं। अब तीसरी विशेषता आती है परलोकवादी। अब हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्ति, जो संन्यास आश्रम के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अगर हम कहें कि मोक्ष प्राप्ति, तो मोक्ष प्राप्ति क्या है? संन्यास आश्रम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
प्राप्त होता है, संन्यास आश्रम के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है। चौथा पॉइंट आता है निरंतरता। निरंतरता परंपरा का मूलभूत आधार है। कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा भी निरंतरता की पोषक है। अब अगला पॉइंट है परंपरा एवं परिवर्तन की परंपरा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। एडवर्ड सिल्स यहाँ पर प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इनका कहना है कि परंपरागत समाज ना तो पूर्णतः परंपरागत है और ना ही आधुनिक समाज पूर्णतः परंपरा मुक्त है। यहाँ पर इनका कहना है कि जो हमारा परंपरागत समाज है ना तो वो पूरी तरह परंपरागत है और जो आधुनिक समाज है वो ना पूरी तरह परंपरा मुक्त है, यानी कि दोनों के बीच की कड़ी है। परंपरा भूत एवं वर्तमान के बीच की कड़ी का काम करता है। यहाँ पर बताया गया जो परंपराएं हैं वो हमारा भूत और वर्तमान यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल के बीच की कड़ी का काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय समाज में परंपरा के दो प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा संरचनात्मक परिवर्तन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्यक्ष परिवर्तन क्या है। प्रत्यक्ष परिवर्तन ये वे परिवर्तन है जो समय समय पर हमारी परंपराओं में हुए हैं, जैसे जैन, बौद्ध, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के चिंतकों ने अपने विचारों से भारतीय परंपरा में परिवर्तन किया है। अब हमारा दूसरा परिवर्तन आता है संरचनात्मक परिवर्तन। भारतीय सामाजिक संरचना पर संस्कृतिकरण। अब इसमें बताया गया है कि भारतीय सामाजिक जो संरचना है उस संरचना में पर संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति के तत्व, प्रतिमान व रीतियाँ दूसरी संस्कृति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उसे पर संस्कृतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि संरचनात्मक परिवर्तन भारतीय इस सामाजिक संरचना में पर संस्कृतिकरण तथा सात्मीकरण की परंपरा रही है। यानी कि सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति के तत्व व रीतियाँ अपना अस्तित्व खोकर दूसरी संस्कृति में विलीन हो जाती हैं की परंपरा रही है। अर्थात हमारी सामाजिक संरचना में परिवर्तनों को स्वीकार करने का संरचनात्मक प्रावधान विद्यमान था, जिससे बदलाव में कोई भी रुकावट नहीं आई। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम कहें सात्मीकरण क्या है, तो सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संस्कृति के तत्व या रीतियाँ अपना अस्तित्व खोकर के दूसरी संस्कृति में विलीन हो जाती है, उसे तो सात्मीकरण कहते हैं। और पर संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संस्कृति के तत्व, प्रतिमान या रीतियाँ दूसरी संस्कृति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यानी एक संस्कृति के जो तत्व, प्रतिमान, रीतियाँ हैं दूसरी संस्कृति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, वो तो कहलाता है पर संस्कृतिकरण। और पर सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति के तत्व, रीति रिवाज अपना अस्तित्व खोकर के दूसरी संस्कृति में विलीन हो जाते हैं, तो वो पर सात्मीकरण कहलाता है।